आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में इस समय हमारे साथ है उक्तिका विजयकांत पानबुड़े, एक ऐसी स्कॉलर जो इस समय एनवायरनमेंट साइंस पर पीएचडी कर रही है। ऑर्नोग्राफी का जो क्षेत्र होता है इसमें वो काम कर रही है। लेकिन आज उक्तिका से बात करने का एक खास अवसर आपके लिए हमने इसलिए भी चुना है कि ये वो वक्त है जब 10वीं 12वीं से निकलते हुए जो युवा हैं वो इस वक्त अपने करियर को डिज़ाइन करते हैं। और करियर को डिज़ाइन करते हुए अमूमन सामान्य रूप से हमारे यहाँ तो एक ही बात होती है कि या तो इंजीनियरिंग का फील्ड चुने या तो फिर हेल्थ साइंस का फील्ड चुने। लेकिन ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जिन फील्ड को चुनना ये जीवन को आनंद भी देते हैं, जीवन का कॉज भी बनते हैं और करियर भी बनाते हैं। इस वक्त में उक्तिका ने अपनी जो पढ़ाई की, ये पूरी पढ़ाई उनकी एनवायरनमेंट साइंस में हुई है, बेसिक साइंस है। और इसमें एक ख़ास बात आपको बताएं कि उन्होंने बीएससी तो नागपुर यूनिवर्सिटी से किया, लेकिन मदुरई यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमएससी किया और गोल्ड मेडल रही। आज इस समय वो पीएचडी कर रही है। और इस बात को आप समझिएगा कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होता कि जिस क्षेत्र में करियर ना हो, और जिस क्षेत्र में आनंद है वहाँ कॉज तो होता ही है। उक्तिका का स्वागत करते हैं। उक्तिका, कार्यक्रम में आपका स्वागत। उक्तिका, हम आपसे तो एक बात पहले ये समझना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त में लोग ये सोचते हैं कि भाई इंजीनियर बना जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ा फील्ड पड़ा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हेल्थ साइंस पढ़ा जाए, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना बड़ा स्टेटस का काम माना जाता है। इस वक्त में आपने एनवायरनमेंट साइंस को चुना, क्यों ऐसा किया? जी देखिए, पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट बात कि मुझे इंटरेस्ट था ये सब्जेक्ट में। अच्छा। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि अगर एक चॉकलेट का डब्बा है और वो ख़त्म होते आ रहा है तो वो कैसे हम सस्टेनेबली यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरा ध्यान था। तो चॉकलेट के डब्बा जो है वो हमारे रिसोर्सेस है और हम उनको यूज़ कर रहे हैं, जैसे पानी, पेट्रोल, ये सब जो यूज़ कर रहे हैं उनको हम कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सके, इस बात पे मेरा ध्यान था। तो क्या ये स्टडी आपकी बहुत पहले से चल रही थी? बहुत जब आपने बीएससी ज्वाइन नहीं किया था? नहीं। बीएससी ज्वाइन करने के बाद? जी, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मुझे पता चला। इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एनवायरमेंटल साइंस में मुझे इसलिए रुचि आई। एक बार ऐसे ही मैं एक लेख पढ़ रही थी पेपर में। अच्छा। तो उसमें ऐसा लिखा गया था कि अभी जो है चिड़ियों के घोंसले जो है वो बहुत ही कम दिख रहे हैं। क्यों? तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अंडे होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा पक्के नहीं बन रहे, तो वो फूट जाते थे और चिड़िया मर जाती थी। तो मतलब ये उसका ब्लास्टिंग हो रहा था। जी। तो इसलिए मतलब ये तो एक छोटा सा क्या वो अंकुर तो चिड़िया सिविल एरिया से बहुत दूर जंगल तक चली गई। जी। तो ये मुझे इसके बारे में और पढ़ना था और ऐसा क्यों हो रहा है, और ये शायद हमारे वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हम जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो ये शायद हमारे वजह से ही हो रहा है। तो शायद हम इसको कम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे वजह से हो रहा है। तो इसीलिए मुझे वहाँ से एक रुचि आई कि एक ऊर्जा करके पेपर आता था पहले, लोकमत में एक पुरवनी आती थी, तो वहाँ से मैंने पढ़ा था ये आर्टिकल। तो एक्चुअली मम्मी ने पढ़ के दिया था। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, हमने पढ़ना चाहिए इसके बारे में। और तो तब आगे जाके एक ब्रॉड व्यू मिला कि एनवायरमेंटल साइंस करके एक सब्जेक्ट है, तो हम अगर उसमें पढ़े तो उसमें ये जो लाइफ साइकिल्स है और कैसा इफ़ेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और बाकी और जो भी है अलग अलग, ये हम एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया। हमने देखा कि आपका ये जो पूरा प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में ये दिखाई देता है कि आपने नेट किया, आपने सेट किया, आपने इसके साथ जेआरएफ किया, और आप जेआरएफ की एक स्कॉलर भी है, फेलोशिप होल्डर है आप। ये सारी चीज़ों के साथ, और फिर आपका जो गोल्ड मेडल है, इसका क्या कनेक्शन बनता है? तो क्या आपकी ये रुचि के कारण गोल्ड मेडल बना, या आपने बहुत स्टडी कर ली उसकी? दोनों बोल सकते हैं। बहुत तो कभी कोई कर नहीं सकता है स्टडी हमेशा। जितना मतलब देखिए, जितना आप खोदोगे और निकलेगा। जैसे पीएचडी में हम छोटा सा ही टॉपिक लेते हैं, छोटा सा टॉपिक भी लेते हैं तो भी उसमें और बहुत कुछ आ जाता है। तो इसलिए
रुचि भी बोलेंगे और दिल लग गया था, हाँ। तो वो और अच्छे से पढ़ना हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, इसे ये तो आपके इंटरेस्ट का हिस्सा है। जी जी इसमें जी आपको जी रुचि है, बहुत ज़्यादा रुचि है। जी जी लेकिन क्या इसमें एक करियर भी बनता है? जी 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 जैसे अभी मतलब क्योंकि बहुत सारे जो आपकी उम्र के बच्चे हैं उनके सामने ये बड़ी समस्या होती है कि इन चीज़ों में करियर क्या है। तो जी आप कैसा समझती है कि इसमें करियर क्या है? क्योंकि आपने तो आपका नेट सेट और ये जो जीआरएफ का एक लाइन देखकर और अभी आप जो पीएचडी कर रही है, इस जी लाइन को देखकर इतना तो समझा जा सकता है कि आप रीडर बनना चाहती है, आप प्रोफेसर बनना चाहती है, आप इस विंग पर जाना चाहती है। जी लेकिन वो बच्चे जो इसमें और भी करियर को ढूंढना चाहे, जी तो वे कैसे कैसे डिजाइन करें इसे? जी जैसे एनवायरमेंटल कंसल्टेंसीज होती है, हम्म, तो उसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करके एक अलग से सेक्शन होता है, जिसमें अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो माइनिंग करने से पहले एक EIA होता है, जैसे ऑडिट्स होते हैं वैसे टाइप का एक ऑडिट होता है, जहाँ पे बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो रहा है, पानी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, हवा पे क्या इफेक्ट होगा अगर हम माइनिंग करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर में EIA कंसल्टेंसीज होती है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके बाद अलग से एक वाटर एनालिस्ट या फिर जहाँ पे वाटर टेस्टिंग होती है, जैसे अलग अलग जो कोको कोला बोल सकते हैं, स्प्राइट बोल सकते हैं, मतलब जो अलग अलग ड्रिंक्स होते हैं उनका प्रोडक्शन होने से पहले जो वाटर की टेस्टिंग होती है, वहाँ पे वाटर एनालिस्ट करके भी, मतलब वाटर एनालिस्ट या वाटर का जो एनालिसिस होता है उसमें वो वाले सेक्शन में आप जा सकते हैं। उसके बाद सॉइल एनालिसिस जो होता है, जैसे खेती करने के लिए या फिर जो लमसम में जो करते हैं, जैसे गन्ने उगाते हैं या फिर कॉटन फार्मिंग होती है, तो ऐसे वो सॉइल कितनी सूटेबल है एक स्पेसिफिक क्रॉप ग्रो करने के लिए, तो आप वैसे ही सॉइल टेस्टिंग के लिए भी जा सकते हैं, जैसे सॉइल टेस्टिंग होती है। ये सब हमारे जो BSc और MSc में ये सारे एक्चुअली प्रैक्टिकल में सारे ये थे, एक्सपेरिमेंट्स थे हमारे। ये सारे आपके करिकुलम का हिस्सा है। जी जी जैसे हमारी सॉइल टेस्टिंग, नाइट्रोजन, टोटल नाइट्रोजन टेस्ट करते थे हम लोग, फिर वाटर पैरामीटर्स टेस्ट करते थे, BOD, COD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कितना पानी में ऑक्सीजन होना चाहिए, कितनी इम्प्यूरिटीज़ है उसमें, कितना एसिडिक है, कितना अल्कलाइन है, ऐसे ये सब। उसके बाद EIA तो काफ़ी बड़ा है, उसमें 3-4 हिस्से आते हैं। एक एयर एनालिसिस का आता है, वाटर एनालिसिस का आता है, और एक बायोलॉजिकल और सोशल, कि वहाँ पे रहने वाले लोग, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसे। तो ये ऐसे कई कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें हम जा सकते अच्छा, हैं। इसमें क्या एक अपॉर्चुनिटी को ये भी ढूंढा जा सकता है कि कोई फ्रीलांस रिसर्च करे और जी। अपने रिसर्च को वो एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिन इंस्टीट्यूट को अपने रिसर्च को प्रस्तुत कर दे? जी 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 ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, अगर हमारा एक अच्छा सा ग्रुप हो जिसमें हम एक कोई प्रॉब्लम लेके जा सकते हैं, जैसे वेस्ट वाटर का प्रोसेसिंग बोल सकते हैं हम। तो अगर हमारा एक ग्रुप है और हमारे पास अच्छा सा आइडिया है, तो हम ऐसे जाके प्रपोज कर सकते हैं, अगर कोई मतलब रिलेटेड साइंटिस्ट इस तरह की रहा तो। कंसल्टेंसी भी हो सकती है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल चलिए, होते हैं। अब इस बातचीत को हम और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आपसे ये बात समझना चाह रहे हैं कि आप PhD तो कर रहे हैं एनवायरनमेंट के सेक्टर में, लेकिन पर्टिकुलर आपका क्या सब्जेक्ट है? जी अभी तो मेरा इकोलॉजी है, मतलब रिस्टोरेशन ऑफ, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे जंगल के आसपास जो एरिया होते हैं, तो वहाँ पे गांव वाले भी रहते हैं और वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो भी आती है। तो वहाँ पे जो भी रिसोर्सेस है, बोले पानी, ज़मीन या फिर खेती, तो ये सब जो है वो बहुत स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि वहाँ पे इंसानों के लिए भी वो ज़रूरी है उतना ही, और उतना ही ज़रूरी वो वाइल्ड लाइफ के लिए भी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक खुद रिसोर्स है हमारे। वो भी उस पर निर्भर जी है। जी वो भी उस पर निर्भर है। तो ये हम कैसे कम कर सकते हैं स्ट्रेस, जो विलेजर्स के ऊपर, जो गांव वालों का जो स्ट्रेस है वो भी कम कैसे कर सकते हैं, और कैसे हम वाइल्ड लाइफ पे भी स्ट्रेस कम कर सकते हैं। तो ये आपको क्या लगता है, अगर हमारे दर्शकों के लिए अगर इस बात को समझाया जाए कि जो सिविलियंस है, सिविल सोसाइटीज़ है, या फिर कुछ ग्रामीण जो है, इन लोगों का जो प्रेशर है, ये प्रेशर जंगलों से कम कैसे किया जा सकता है? जी तो अभी इसके बारे में अभी शुरू है हमारी रिसर्च। हाँ। अभी जस्ट 6-7 महीने हुए हमने शुरू अच्छा, किया है। ये रिसर्च अभी 6-7 महीने का हुआ है। चलिए, ये रिसर्च आपको क्या लगता है कि कितना वक्त लगेगा इसे पूरा होने में?
अभी पता नहीं, देखते हैं हम। आपने कुछ टाइम तो डिसाइड किया होगा उसके अभी लिए? तो देखते, 5 साल तक तो हो ही जाना चाहिए। ऐसा फ्रेम है मतलब? हाँ, 5 साल तक तो 5 हो ही साल का जाना फ्रेम चाहिए। है। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बेसिक साइंस में ये पढ़ाई करने के बाद आपके 5 साल तो आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में गए जो रेगुलरली जाते हैं, जी जी जी। और उसके बाद आपकी जो हायर स्टडीज़ है जिसमें अभी आपका पीएचडी चल रहा है, जी। कुछ समय आपने नेट को दिया होगा, सेट को जी दिया जी होगा, जी। और इन सब में एक 15 साल का वक्त लग जाएगा आपके करियर को बिल्ड होने में। आपको ऐसा नहीं जी। लगता कि आपके मित्रों को ये बड़ा लेंथी प्रोग्राम लगेगा? जी, देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी कि पीएचडी सिर्फ एक डिग्री हासिल करने का ऑप्शन नहीं है। पीएचडी में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे पीएचडी बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है। पीएचडी में हम हमारा खुद का टाइम टेबल बना सकते हैं। हम हमारा खुद का टाइम टेबल बना के हम हमारे जो प्रोडक्टिव आवर्स है वो हम सेट कर सकते हैं। तो एक बार अगर हमारी लाइफस्टाइल सेट हो गई ना कि ये इतने हमारे प्रोडक्टिव वाले आवर्स है, और अगर हमने इतना प्रोडक्टिविटी दिया और स्ट्रेस भी रहा तो भी हम खुद का स्ट्रेस बस्टर के लिए भी एक जगह रहेगी हमारे लाइफस्टाइल में। तो ये जो है हम खुद की लाइफस्टाइल बना रहे हैं, तो हम ये आगे भी लेके जा सकते हैं। तो ये एक बात है। उसके बाद हम और बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि अप्रोच कैसे करना चाहिए किसी के भी साथ। मैं ये बताना चाहूँगी कि रिसर्च जो है इंडिया में, तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल रिसर्च है वो बहुत ही कम है। तो ऐसा कभी कभी वक्त आता है कि हम हमारे जो भी हमारे साथ कोवर्कर्स हैं उनके साथ हमेशा हमको ज़रूरत पड़ती है कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट की, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर सीखने की। तो वो जो रिलेशन है वो भी हम मतलब कैसे रखना चाहिए कि वो हमको सिखा दे, कभी हम उनको सिखा दे, वो एक हम चीज़ सीखते हैं। उसके बाद मतलब आपके एकेडमिक रिसर्च के साथ साथ ये भी रिसर्च है, पूरा कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। तो अगर 5 साल में आपको एक डिग्री और पूरा का पूरा खुद का कैरेक्टर शेप करने के लिए 5 साल मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही कम है। अगर आप खुद के लिए 5 साल दे रहे हैं और एक कोई चीज़ जो आपको बहुत पसंद है वो भी आप कर रहे हैं, तो वो साथ में खुद का बैलेंस कैसे बनाए रखे सिर्फ 5 साल में, तो ये तो काफ़ी कम समय हुआ। चलिए, इस बात को हम पूरा करना चाहेंगे, हमारा वक्त भी पूरा होता है। अगर हम एक कंक्लूडिंग रिमार्क अगर आपसे लेना चाहें कि वो जो इस वक्त आपके युवा मित्र जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए अगर वो बेसिक साइंस की स्टडी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? जी, मेरी सीनियर थी एक मैं उनसे पूछती थी कि कैसे हम आगे बढ़े पीएचडी में, या आपने कैसे आगे फेस किया इसको। तो वो तो ऐसे बोलते थे कि यू आर सर्विंग नेशन। सो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर उसे आगे बढ़ाइए, ताकि हम इनडायरेक्टली या इन अ सर्कल कहीं ना कहीं हम नेशन को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर हम नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो सर्विंग नेशन। सर्विंग नेशन मतलब हम अपने राष्ट्र को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने के लिए अपनी सेवाएं दें, अपनी ओर से सहयोग दें, अपनी ओर से सहभागिता दें। हम उक्तिका से बात कर रहे थे। उक्तिका पीएचडी स्कॉलर है, एनवायरनमेंट साइंस में इस समय वो पीएचडी कर रही है। और ये जो करियर बिल्डिंग के साथ में एक पर्सनालिटी बिल्डिंग का भी ये प्रोग्राम होता है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि कितना वक्त लगेगा अपने करियर को डिज़ाइन होते होते। ये बात है कि हम अपने आप को जिस क्षेत्र में लेकर जाना चाहें, अगर वो रुचि का क्षेत्र है तो निश्चित रूप से हर जगह करियर होता है, क्योंकि वहाँ एक निश्चित कॉज होता है। और ये कॉज हमेशा बेहतर होता है क्योंकि वो मन को आनंद भी देता है और हमारी पर्सनालिटी को बिल्ड भी करता है। हम यहाँ इस बातचीत को रोकते हैं। उक्तिका, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।